कि वो आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार और उधम सिंह के विचार, उनकी शहादत और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, और ख़ास तौर से ये किताब जो शहीद उधम सिंह की आत्मकथा है, हमें ये लगता है कि ये कथा शैली के कहानी कही जाए और हम सब उस कहानी का आनंद लें। शहीद उधम सिंह के जीवन की कहानी, शहीद उधम सिंह के विचारों की कहानी और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत की कहानी हम डॉक्टर साहब से बहुत ही रोचक शैली में डॉक्टर साहब बात रखते हैं, और बड़े विद्वानों के बीच में भी और आम लोगों के बीच में भी बातचीत रखते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को का स्वागत करता हूं बहुत बहुत, और आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार लग जाएगा। ठीक है। साथियों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि भी आपने अपने बीच में मुझे बुलाया और इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए, क्योंकि 31 जुलाई दो बहुत महान शख्सियतों के साथ जुड़ी हुई है, जिससे एक सप्ताह पहले हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक शहीद उधम सिंह और एक मुंशी प्रेमचंद। इन दोनों से ही ज़्यादातर लोग जो वास्ता रखते हैं, ज़रा सा भी जिसका पढ़ाई के साथ, ज्ञान के साथ या अपने समाज के साथ, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ संबंध है, संपर्क है, सोचता है, जानता है, तो दोनों को के बारे में ही जानता है। प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई को और शहीद उधम सिंह की शहादत, और ये दोनों ही जब जुड़ जाते हैं एक दिन पे, तो ज्ञान की दुनिया और फिर एक्शन की दुनिया, जिसने वास्तव में उन चीज़ों को अपने कार्यों के द्वारा करके दिखाया, तो उनको हम याद करते हैं। और जो विषय रखा है आपने कि शहीद उधम सिंह की शहादत और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, वो अपने आप में देखने में विषय जो है कुछ अलग भी लगेगा, लेकिन बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम शहीदों की, या शहीद उधम सिंह की कहो, शहीद भगत सिंह की कहो, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये एक पूरी जो शहीदों की एक पूरी परंपरा है, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। वो किसी झोंक में आकर के नहीं दी थी, वो उनके कुछ मकसद थे, कुछ विचार थे। उन सब चीज़ों के कारण वो सिर्फ एक धारा है, एक लाइन है, उसी में शहीद उधम सिंह भी है। उस सारी पूरी धारा को, उनके विचारों को, उनकी कुर्बानियों को, और आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं जो वो छोड़ के गए थे, जिस विरासत को, कि उसका क्या हाल बन रहा है, किस दिशा में जा रही है, तो इन सब चीज़ों पे एक तरह से बात करने की ज़रूरत होती है। और उसी में से हम देखते हैं कि हमारे समाज की दिशा क्या है। वही हमारे लिए, हम आगे बढ़े या पीछे जा रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, खड़ोत आ गई है बीच में, खड़े हो गए हैं, स्थिर हैं, तो वही एक कसौटी भी है हमारे सामने, और कुछ कसौटी भी नहीं है। तो जैसे अरुण जी ने कहा कि भी ये, इसके माध्यम से मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ देता हूँ बीच बीच में, जो बात होगी तो यदि किताब से शुरू करना है तो। सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। साथियों, जो ये जो शब्द हैं, ये शब्द एक तरीके से जो बहुत ही नौजवान क्रांतिकारी थे, सबसे छोटी उम्र में जिनको फांसी चढ़ाया गया, करतार सिंह सराबा, उनके शब्द हैं ये। और करतार सिंह सराबा जो भगत सिंह की प्रेरणा भी है, और पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सोच रखते थे, यहाँ से पढ़ने के लिए गए थे कनाडा, अमेरिका इंजीनियर बनने के लिए। आप सोचिए कि भी वो टाइम, और फिर वो बन के क्या आए वहाँ से, किस बात के लिए? वो तो अपना कैरियर बनाने गए थे। वो शुरू से ही तो
क्रांतिकारी पैदा नहीं हुए थे, अपनी परिस्थितियों से ही बने। कौन सी ऐसी बातें थी जो एक नौजवान को, जो अपना भविष्य बनाना चाहता है, इसलिए बाहर इतनी दूर तक गए और वहां से क्रांतिकारी बन के वापस आए। वो पूरी एक परिस्थिति के बीच में से ही हम उन सब चीजों को समझते हैं। और उनका जो करतार सिंह सराभा का जो प्रभाव है वो पूरे क्रांतिकारी आंदोलन पे और स्वतंत्रता आंदोलन पे और पूरे पंजाब पे उस सब उसमें है। तो शहीद ऊधम सिंह भी, क्योंकि एक इसी क्रांतिकारी कुनबे से जुड़े हुए हैं, शहीद ऊधम सिंह की एक और खास बात है। वैसे तो कई क्रांतिकारी इस तरह के हुए, यदि हम उसको देखेंगे कि जो ऐसे समाज से, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो बिल्कुल अनाथ है, एक ऐसा बच्चा जिसकी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई की भी कोई बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है, कि बहुत ज़्यादा कोई ग्रंथ पढ़ पढ़ के क्रांतिकारी नहीं बना, ऐसे शहीद जो बहुत कम हुए हैं, या तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, या जो बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ चुके थे। यानी कि एक साधारण आम जनता में से जब कोई इस लेवल तक पहुंचता है तो वो उसका एक कुछ महत्व कुछ और ज़्यादा हो जाता है, कि वो इस चीज़ का प्रतीक बन जाता है कि उस समय के उस समाज के अंदर सोच कैसी चल रही थी। ऊधम सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी जो सामाजिक पिछोकड़ है, जिसको हम कहते हैं, या जो आर्थिक जो उसका वर्ग है, या जो क्षेत्रीय है, उन सब चीज़ों को यदि हम देखेंगे और जो उसकी पूरी ज़िंदगी के माध्यम से जो लेसन हमें दिखाई देते हैं कि कैसे वो पूरी दुनिया के अंदर, वैसे तो सारे क्रांतिकारी वैश्विक तौर पर जुड़े हुए थे। यदि राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो उन्होंने रूस के क्रांतिकारी, एक हुई लेडी कैथरीन उसका नाम था, उसकी ज़िंदगी लिखी, उसने जीवनी लिखी कैथरीन की, जिसने रूस की क्रांति होने से पहले कि पूरे रूस के अंदर जो गांवों में लोग सोए हुए थे उनको जगाया। लेनिन तो बाद में आए, लेनिन तो लीडर बने, उस चेतना को इकट्ठा करके और उसको क्रांति में तब्दील कर दिया। लेकिन अनेक लोग जो उस क्रांति के निर्माण में शामिल थे, उसी के अंदर एक महिला थी कैथरीन, जिसका नाम था, और वो मॉडल उन्होंने यहाँ लेकर आने की कोशिश की राम प्रसाद बिस्मिल ने। यदि उनकी आत्मकथा है निज जीवन छटा करके, छोटी सी किताब है, जेल में लिखी थी, फांसी पे चढ़ना है उससे 2 दिन पहले ही ख़त्म किया उसको, और फिर उसके बाद वो अखबार में छपी। गणेश शंकर विद्यार्थी होते थे, एक बहुत बड़े पत्रकार थे, खुद भी शहीद हो गए थे सांप्रदायिक दंगों के दौरान। कानपुर में उनकी शहादत हुई थी, सांप्रदायिक दंगों में मारे गए थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आप समझ सकते हो, इतना बड़ा लीडर, यूपी का कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे और क्रांतिकारियों के साथ जुड़ाव था। भगत सिंह भी उसकी प्रेस में जो है, उनकी प्रेस में लेख लिखते थे। भगत सिंह भी उनके अखबार में, प्रताप जिस अखबार के संपादक भी थे वो। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो करतार सिंह सराभा और जैसे भगत सिंह भी उनकी फोटो रखते थे अपनी जेब में, और भगत सिंह की फोटो जो है ऊधम सिंह रखते थे। ये यानी कि अलग से यदि हम सिर्फ ऊधम सिंह की बात करते हैं, ऊधम सिंह के माध्यम से पूरी क्रांतिकारी धारा की बात करते हैं, और क्रांतिकारी धारा किसी खास छोटे इलाके में नहीं होती, उसका जो पूरा क्षेत्र है उसका फैला हुआ था। वैश्विक दृष्टि के बिना, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि के बिना कोई क्रांतिकारी हो नहीं सकता। उसको अपनी व्यापकता चाहिए ही चाहिएगी। किसी को भी जो अपने आप को क्रांतिकारी कहता है या क्रांतिकारी कार्यों में रुचि रखता है, तो उसको दुनिया के स्तर पे ही सोचना पड़ता है, दुनिया में क्या घटित हो रहा है। तो जब हम शहीद ऊधम सिंह की बात कर रहे हैं आज, और उनके से कुछ लेसन लेना चाहते हैं, तो हमें भी पूरी वैश्विक दुनिया में क्या घटित हो रहा है, चाहे हमारे पड़ोस में श्रीलंका में जो हो रहा है वो हो, चाहे अफगानिस्तान भी हमारा एक पड़ोसी देश है, उसमें क्या हो रहा है वो हो, चाहे अमेरिका में क्या हो रहा है वो हो, या दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनमें घटित हो रहा है वो हो। तो ये जब हम शहीद ऊधम सिंह की बात करते हैं तो उनसे हम इन दृष्टियों को ही ग्रहण करते होते हैं। खैर, मैं आगे पढ़ता हूँ। ये पंक्तियाँ मेरी जेब में, क्योंकि ये किताब इस तरह से लिखी हुई है कि जैसे ऊधम सिंह बोल रहे हैं, मेरी जेब में हमेशा ही रहती हैं। अपने करतार सिंह सराभा के गीत की हैं। सराभा 19.5 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ाया गया था उसे। गदर पार्टी का हीरो था, हीरो, क्रांतिकारियों का प्रेरणा पुंज।
शहीद भगत सिंह की जेब में तो सराबा की फोटो हमेशा रहती थी। गदर पार्टी का अखबार छापते थे सराबा, आपने देखी होंगी वो फोटो, जो मशीन भी जिससे वो छापा खाना में निकालते थे। अखबार का कितना इंपॉर्टेंट काम था, मतलब कि भी उसको छाप करके लोगों के अंदर पहुंचाना ताकि लोग जो है जागृत हो सके। और उसी से प्रेरणा लेकर के पंजाब में इन्होंने भगत सिंह, शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने जो गदर पार्टी की प्रेस थी यहाँ पे, उसको चलाया। कीर्ति अखबार निकालते थे फिर उससे। वो बड़ा दिलचस्प विज्ञापन छपता था उसमें। गदर पार्टी, गदर एक अखबार का ही नाम था, और गदर आप जानते हैं 1857 उसको अंग्रेजों ने गदर बोला था। उसी की प्रेरणा से ये नाम रखा गया था अखबार का, और वही नाम जो है फिर एक पार्टी में तब्दील हो गया। पार्टी का नाम बन गया गदर पार्टी, क्योंकि वो सशस्त्र आंदोलन में विश्वास करते थे कि अंग्रेजों को यहाँ से सिर्फ आप शांतिपूर्ण तरीके से या प्रार्थना करके नहीं भिगा सकते, बल्कि जैसे 1857 के शहीदों ने तलवारें उठाई थी, लड़ाई लड़ी थी सशस्त्र, उसी तरीके से करना पड़ेगा। ये उनका एक मॉडल था। और उन्होंने एक पेपर भी निकाला था 1857 के शहीदों पे, गदर पार्टी ने, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे जब शुरू हुए, आपस में लोग धर्म के नाम पे लड़ने लगे, सब लोग जानते थे कि इससे हमारी लड़ाई कमजोर होगी, तो उन्होंने 1857 के शहीदों को याद करते हुए एक पर्चा निकाला कि ये 1857 के शहीदों, आप बताओ कि आपके अंदर क्या जादू था कि आप हिंदू और मुसलमान दोनों को इकट्ठा करके एक साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ लड़वा सके। उन्होंने 1857 के शहीदों को इस तरीके से याद किया, करतार सिंह सराबा। तो एक बड़ा दिलचस्प विज्ञापन छपता था उसमें, गदर यानी अखबार में। जरूरत है जोशीले बहादुर सैनिकों की, तनख्वाह मौत कि कौन आए इसके अंदर, इनाम शहादत, पेंशन आजादी, कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान। ये गदर पार्टी ऐसे आह्वान करती थी कि जिसको जो ये कंडीशन पूरी करता हो, पेंशन में आजादी मिलेगी, तनख्वाह में मौत मिलेगी, शहादत मिलेगी, ये सब कुछ है। ऐसे विज्ञापन नहीं आते थे कि भी पे बैंड फॉर, ये विज्ञापन आता था। बड़ा दिलचस्प विज्ञापन था ये। मुझे जानते हो, उधम सिंह कह रहा है, शहर के चौक पे लगा बुत कुछ कुछ मेरी शक्ल से मिलता है, और उस पर नाम लिखा रहता है शहीद उधम सिंह। मेरी जिंदगी की दास्तान जानने की इच्छा है, कहाँ से शुरू करें? चलो शुरू से ही शुरू करते हैं। 19वीं सदी खत्म होने और 20वीं सदी शुरू होने में केवल 5 दिन बाकी थे जब जन्म हुआ। हिसाब किताब लगाने लगे कि 26 दिसंबर 1899 ये जो जन्मदिन हुआ, और दिन था मंगलवार। कोई भी शख्स अपने माहौल, अपने जमाने की हलचलों और अपनी परंपरा से ही बनता है। यही 3 चीजें हैं किसी की पर्सनैलिटी जिसमें डेवलप करती है, कि अपना माहौल और अपने जमाने की हलचल और ट्रेडिशन हमारी। यदि हम जैसे इलाके में हम हैं, जिस परिवार में हम हैं, जिस माहौल में हम पल रहे हैं, वैसे ही तो सीखेंगे। जैसे हमारी परंपरा है उसी से तो हम सीखेंगे। बहुत सारी चीजें हम परंपरा से ही सीखते हैं, ट्रांसफर होती हैं चीजें, इसी से बनता है। किसी शख्सियत को जानना हो तो उस माहौल को देखो जिसमें वो पला बढ़ा, और वो माहौल क्या है जिसमें 1899 आप याद करो कि अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू नहीं हुई है इंडिया के अंदर, उसके बाद शुरू होती हैं ये। लेकिन जिस तरीके से अंग्रेजी शोषण की चक्की जब चल रही थी, उसके अंदर लोगों के अंदर चेतना भी आ रही थी और कैसे कैसे चीज़ें हो रही थी, उस पूरे उसका अपने साथ शामिल करते हुए उधम सिंह की पर्सनैलिटी और उसका बनना, उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। और फिर उसी से हमारी जो उनके जो मूल्य हैं वो हमें समझ आएंगे, और फिर उनकी कमी है क्या है। जन्म हुआ सुनाम कस्बे में, उसमें पटियाला रियासत का भाग था, और आज पंजाब का एक कस्बा है। पंजाब गुरुओं की धरती है। गुरुओं की शहादत और त्याग के किस्से तो घुट्टी में मिलते हैं यहाँ। अब ये जो पंजाब में ही इतने क्रांतिकारी क्यों हुए? पंजाब में ऐसी क्या खास बात है? गुरुओं की धरती है। शहीद गुरु गोबिंद सिंह को याद करो, 4 पीढ़ियां खपी है उनके देखते देखते। उन्होंने ही तो कहा था कि आपसे बढ़िया आदमी कौन होगा फिर, यदि देश में जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आप ही दो फिर कुर्बानी। किसकी इंतजार कर रहे हो आज? मतलब आप
आज के टाइम के बड़े बड़े नेताओं को या उनको जो समाज सुधारक हैं या एंड कंपनियां जो ऊपर बैठे हैं, वो यही सोचेंगे कि शहीद तो अरुण हो जाए और ताज डॉक्टर सुभाष को मिल जाए। गुरु गोविंद सिंह तो ऐसे नहीं थे, उन्होंने तो अपने पिता को कहा, और फिर जब उसके बच्चे और खुद, और आप देख लीजिए, मतलब कि इससे बड़ा तो कोई बंदा ही नहीं दुनिया में कि जिसकी 4-4 पीढ़ियां इस तरह से खपी, और किस बात के लिए, किस चीज के लिए। तो ये वहां घुट्टी में मिलती है। लैला मजनू, शीरी फरहाद, सोनी महिवाल, ये जो प्रेम के किस्से हैं, ये भी बच्चे बच्चे की जुबान पे हैं, पंजाब के किस्से हैं सारे। ये किस्से भी त्याग से शुरू होते हैं और खत्म होते हैं शहादत पर। इसमें भी आप देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है। तो कहीं भी चले जाओ, आखिरकार त्याग और बलिदान, इसी की बातें चलेंगी। ये पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी त्याग और बलिदान की दास्तान है। पंजाब में हथियारबंद आंदोलनों व शहादत की धारा खूब प्रवान चढ़ी। कूका आंदोलन, गदर पार्टी, बब्बर अकाली, नौजवान भारत सभा, कीर्ति पार्टी और साम्यवादी ग्रुप सब हथियारों से हिचकिचाहट नहीं करते थे। इन हिरावल दस्तों में लड़ाके थे किसानों और मजदूरों के बेटे। वो इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा दुर्गति इन्हीं की हुई थी। जब हम देखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले कौन लोग थे, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में कौन लड़े, 1857 से ही शुरू कर लो। ऐसे कहते हैं कि वो फौजी थे वर्दी में किसान। कौन लोग थे 1857 के सिपाही? राजे रजवाड़े, रानी लक्ष्मीबाई, त्या टोपे और भी जितने नाम है, तो बाद में शामिल हुए ना 1857 में। सबसे पहले तो मेरठ से फौजियों ने बगावत शुरू की थी, ये तो बाद में शामिल हुए। बहादुर शाह जफर, उसको तो रिक्वेस्ट करी कि भी बन जा, आप लीडर रहो, कोई बात नहीं। बूढ़ा हो रखा था, आप समझते हो, बहादुर शाह जफर 85 साल की उम्र थी। किसने शुरुआत की? क्योंकि उनको क्या तकलीफ थी? सिर्फ ये नहीं था कि चर्बी वाले कारतूस, सुअर और गाय की चर्बी, सिर्फ इतनी बात नहीं थी। उनको इस बात का पता लग गया था कि भाई ये जो, क्योंकि अंग्रेजी सेना थी, 1,45,000 उस सेना में लोग थे जिसको इंडियन इन्फेंट्री बोलते थे, जिसमें से 1,35,000 सैनिक बगावत पे थे, सिर्फ 10,000 अंग्रेजों की फेवर में थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही एक सेना थी जो 1820 से लेकर के ही पूरे अंग्रेजों के लिए सारी दुनिया के जो बाहर के देश हैं उनको जीत के अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इंडियन मिलिट्री ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों के लिए दूर दूर तक लड़ाइयां लड़ी। फौजियों को ये बात समझ में आ गई थी कि यार हम जो बेघर हो रखे हैं ना, इनकी वजह से हो रखे हैं कि हमारे जो ये, जिसको हम कहते हैं ना कि रूई, ये वो अंग्रेज जो करते थे, कि शोषण की वजह से हम बेघर हो रखे हैं। तो सारी समस्याओं की जड़ यही है। तो उसमें ये इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़े फैक्टर थे, और इसीलिए उनका सहारा लेकर के जब हम 1857 के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि लोगों ने साहूकारों की बहियां जला दी, ये कर दिया, क्योंकि वो उसमें क्या लिखा हुआ था, यही नाम चढ़ रहे थे महेंद्र और के कर्जे में कि भाई इस पे इतना, इसकी जमीन ने इतनी, यही हो रखा था, और क्या था। तो वो लोगों ने भी ऐसे ही किया। तो राजे रजवाड़े जागीरदार तो चांदी कूट रहे थे। अंग्रेजों के साथ मिलकर शासन किसने किया? कौन लोग थे जो अंग्रेजों के साथ थे? पंजाब की तो सारी जो तहसील, चाहे महाराजा पटियाला हो, चाहे नाभा हो, चाहे जींद हो, ये सारे तो अंग्रेजों के साथ थे। उनके खिलाफ कौन लोग थे? मजदूर और किसान। आप भी लूटो और लूट में साथ दो, यही था इनका जीवन सूत्र जो जागीरदार रजवाड़े थे। मेरे पिता छोटे किसान थे, उधम सिंह कह रहा, खेती करते, मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता तब जारदाने हाथ लगते। कितना ही पैदा कर लो, शोषण की चक्की में बचता ठनठन गोपाल। खाने के लाले पड़े रहते। जिस बंदे को 2 टाइम की रोटी नसीब ना हो, उसकी सामाजिक हैसियत का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल थोड़ी है।
बड़ा असर पड़ता है बंदे की पर्सनैलिटी पर, उसके काम धंधे का, परिवार की बैकग्राउंड का। किसान को हार्ड तोड़ मेहनत करनी पड़ती है नेचर के साथ, खुले में, गर्मी सर्दी बरसात अंधेरा उजाला, कोई विंटर वेकेशन नहीं, कोई समर वेकेशन नहीं। भोलापन, सादगी, स्पष्टवादिता किसान के करैक्टर में रचे बसे होते हैं, क्योंकि वो नेचर में काम करता है ना। मतलब बंदे की जो पर्सनैलिटी है किसी भी व्यक्ति की, उसका प्रोफेशन उसकी पर्सनैलिटी को कैसे प्रभावित करता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि हम किसान जिस चीज में वो काम करता है, कि वो खुले में काम करता है, कि वो इसमें काम करता है, कि वो गर्मी सर्दी में काम करता है, कि वो पशुओं के साथ भी बातें करते देखे होंगे ना किसान, चल बड़दा के लिए बात कर रहे हैं, चल मुड़ जा, चल ये कर ले। अब वो क्या उसका समझ रहा है? आप क्या सोचते हो? खुद से ही बात करता होता है, हल चला रहा है और पीछे पीछे जो है उसके साथ बातें करता जा रहा है। तो किसानों को आपने देखा होगा अपने जानवरों से बातें करते हुए। तो कहता कि करैक्टर में रचे बसे होते हैं। और एक और बड़ी खास बात होती है किसान की, कि घोर विपत्ति भी जिंदगी का प्रसाद मानकर हंसते हंसते खा लेना। कितनी बड़ी आफत पड़ जाओ, 2 मिनट जोड़ पे बैठ के परमात्मा को गाली देगा, उसके बाद चल भाई जो करना इसी न करना, उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान करके उसको भी हजम कर जाता है। मां का नाम हरनाम कौर और बाप श्री टहल सिंह। सुना है पहले मेरी मां का नाम नारायणी था और बाप का चूड़राम। सोच में पड़ गए कि फिर ये नाम बदल कैसे गए, बताता हूं। एक थे बाबू धन्ना सिंह, नीलोवाल नहर पर ओवरसियर बनकर आए थे। उनका दफ्तर और घर सुनाम में था, बड़े धर्म कर्म वाले आदमी थे। मेरे पिता उनके संपर्क में आ गए और उनसे प्रभावित होकर अमृतपान कर लिया। जो उधम सिंह की जो फैमिली है उसके बारे में बता रहा हूं। उस मौके पर मां नारायणी से हो गई हरनाम कौर और बापू चूड़राम से हो गए टहल सिंह। नाम चेंज हो, सिंह बन गए, कौर बन गए। अब इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे समाज के अंदर ये जो धर्म परिवर्तन है या जो इसकी जो स्वीकार्यता है, मान्यता है, और बहुत सारी बातें हैं। खैर, दरअसल खालसा पंथ की नींव रखते समय गुरु गोबिंद सिंह ने पानी के कड़ाई में शक्कर घोल के खांडे की धार से, जो इसको अमृत छकना बोलते हैं, उसी कड़ाहे से मुंह लगाकर पिया था सबने। ना कोई झूठ ना सूच, सब बराबर, ना कोई जात ना पात, ऊंच ना नीच। यही है अमृत छकना, अपने को समर्पित करने का भाव जगाने की एक क्रिया। किस आज से हम, आप याद करोगे यदि खालसा पंथ स्थापित करते समय गुरु गोबिंद सिंह ने जो भाषण दिया था, अभी हमें सिर्फ एक कहानी आती है कि उन्हें 5 वो तो त्याग और खून में तलवार हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला था वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन सिख होगा, वो क्या करेगा। एक बात खास तौर पे मैं कह देना चाहता हूं, और तो बता, उन्होंने ये कहा भी जो कन्या वध है ना, उस समय भ्रूण हत्या तो होती नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी कि पता पेट में कर लेगी लड़का है कि लड़की। पैदा होने के बाद मारते थे और उसके बहुत सारे तरीके इजाद कर रखे थे कि भी न्यू बुरा भी ना लगे। बहुत बुरा लगता है ना बच्चे को मारना, लेकिन कि जो कन्या वध करेंगे वो सिख नहीं हो सकते। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने भाषण में हाईलाइटेड बात है ये, मतलब तो वो बहुत ही दिलचस्प भाषण है जो उनका उस टाइम का, हम सबको मतलब देखना चाहिए कि भाई क्या वो सिख धर्म बनते समय, खालसा पंथ मतलब सिख धर्म नहीं। दरअसल बात ये थी कि बाबू धन्ना सिंह ने नहर पे मेरे बापू की नौकरी भी लगवा दी थी, उधम सिंह के फादर, यही बेलदार वगैरह। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिताजी उनके घरेलू नौकर थे, कुछ ऐसा भी कहते हैं कि वो तो घर में सेवादार थे। कोई जो भी हो, एक बात पक्की है कि जब उनकी सुनाम से बदली हो गई तो पिताजी भी बेरोजगार हो गए थे। उनकी बदली होगी धन्ना सिंह की। दरअसल बात यह थी कि बाबू धन्ना सिंह ने मेरे बचपन को याद करना तो ऐसा है जैसे हथेली पर अंगारा रख दिया हो। उधम सिंह का बचपन, मां की तो शक्ल भी याद नहीं,
मैं जब 3 साल का नहीं हुआ था तो वो दुनिया से चलाना कर गई। 3 साल की उम्र में मदर की डेथ हो गई। कहते हैं बुखार बिगड़ गया था। घर में बच गए 3 जीव, मैं, बापू और मेरा बड़ा भाई साधु सिंह, यानी 2 भाई थे, एक साधु सिंह और एक ये शेर सिंह जिसका नाम था पहले, ऊधम सिंह, यानी कि भाई मुझसे 3 साल बड़ा था। माँ गुजर गई और बापू के पास कोई रोजगार नहीं। सोचता हूं तो थोड़ा भावुक हो जाता हूं, बापू पे क्या बीती होगी। 2 छोटे छोटे बच्चे, रोजगार कुछ है नहीं, पर पेट तो खाने को मांगता है। पिताजी ने रेलवे में नौकरी कर ली, उपाली गांव में ड्यूटी, नजदीक ही पड़ता है सुनाम के। नौकरी थी फाटकमैन, काम कुछ खास नहीं था। दिन में 1-2 गाड़ी गुजरती, गाड़ी आई फाटक बंद कर दिया, गाड़ी गई फाटक खोल दिया। सारा दिन खाली। रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, क्वार्टर क्या बस कोठड़ी थी। पिताजी किसान तो थे ही, आसपास की जमीन ठीक कर ली, सब्जी उगा ली, दूध पीने के लिए बकरियां पाल ली। अब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बकरी कौन पालता है। इससे पता लगता है कि ऊधम सिंह की सामाजिक बैकग्राउंड क्या थी। बकरी कौन पालता है, गाय भैंस कौन पालता है, घोड़े घोड़ी कौन पालता है। मतलब यदि इससे भी हमें अंदाजे लगते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें करते होते हैं। तो बकरी पाल ली। मैं छोटा सा ही था, पर मेरा भाई साधु सिंह उनकी मदद कर देता। जैसे अगर मैं करते बच्चे, टाइम ठीक गुजरने लगा। एक दिन एक घटना घटी, याद करके रोमांच हुआ था। हुआ ये था कि एक दिन सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे पिताजी जंगल पाने के लिए चले गए। बकरियों के बाड़े में एक भेड़िया घुस आया। बकरियां मिमियाई। जानवर है तो क्या, जान तो सभी को प्यारी होती है। मेरी आंख खुल गई। मुझे इतनी अकल तो नहीं थी, पता नहीं कैसे हुआ, मैंने कुल्हाड़ी उठाई और भेड़ियों को दे मारी। इतने में शोर सुनकर पिताजी भी आ गए। गांव के भी कुछ लोग दौड़े दौड़े आ गए। आदमियों के आने की बिड़क सुनकर भेड़िया भाग गया। लोगों ने मेरे हाथ में कुल्हाड़ी देखी तो उन्होंने बड़ी शाबाशी दी। मुझे बहादुर, नीडर कहकर पीठ थपथपाने लगे। कहने लगे, नाम ही शेर सिंह नहीं, बच्चे का दिल भी शेर का है। औलाद की तारीफ सुनकर पिताजी को खुशी तो जरूर हुई होगी, लेकिन उनके मन में दहशत बैठ गई। पिताजी ने सोचा होगा कि किसी दिन भेड़िया फिर आ गया, बच्चों को खा गया, तो इस नौकरी को क्या चाटूंगा। जान की सुरक्षा तो रोजगार की सुरक्षा से भी पहले चाहिए। 6 महीने में ही नौकरी छोड़ दी। अपने टांडे टीरे उठाकर चल दिया अमृतसर शहर की ओर। चल तो दिए, लेकिन अमृतसर पहुंचे नहीं। रास्ते में उनकी मौत हो गई। ये बात है 1907 की। 8 साल का था मैं 3 साल में मदर की डेथ हो गई और 8 साल में पिता की डेथ। ये यहाँ से ऊधम सिंह की स्टोरी शुरू होती है कि किस तरह से वो बेघर जो है अनाथ होते चले गए। धुंधली सी याद है, इतने सालों बाद वो दृश्य नहीं भूलता मुझे, जब पिताजी ने हमारे दोनों भाइयों के हाथ सरदार चंचल सिंह के हाथ में पकड़ाकर कहा था, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इससे आगे जुबान उनके तालू से चिपक गई थी। असल में पिताजी थे बीमार। उपाली गांव से अमृतसर के लिए चले तो रास्ते में बीमारी बढ़ गई। भैंसावाला टोबे पर उदासी सन्यासी ठहरे हुए थे, हम भी वहीं ठहर गए। पिताजी बेहोश हो गए। पिताजी की हालत देखकर उन सन्यासियों को हम पर तरस आ गया। हमें खाना दिया, पिताजी को दवाई भी दी, लेकिन बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ा। सन्यासियों ने भांप लिया कि पिताजी बचेंगे नहीं। वे मुझे और मेरे भाई को अपने संप्रदाय में शामिल करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हमें पीला पटका भी पहनाना शुरू कर दिया था। एक दिन वहां से तरन तारण वाले सरदार छांगा सिंह का जत्था गुजर रहा था। उनमें सुनाम के रहने वाले सरदार चंचल सिंह भी थे। अपने धर्म प्रचार के लिए उस टाइम पे मंडलियां ऐसे जाती थी। उन्होंने पिताजी को देखते ही पहचान लिया। पिताजी ने हम दोनों के हाथ सरदार चंचल सिंह के हाथ में पकड़ा दिए और बड़ी ही दीनता से कहा,
मेरे बेटों का ध्यान रखना। सरदार चंचल सिंह पिताजी को और हमें तांगे में ले गए। पिताजी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वहां डॉक्टर ने जांच की और आश्वासन दिया कि ठीक हो जाएंगे। चंचल सिंह जी हमें साथ लेकर घर चले गए। जब अगले दिन अस्पताल पहुंचे तो हमें अनाथ होने की सूचना मिली। मुझे सिर्फ इतना याद है कि साधु सिंह तो बुक्का फाड़ के रोए जा रहा था और सरदार चंचल सिंह हमारे सिर पर हाथ रख के हमें दिलासा दे रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको देखकर मैं भी सुबकने लगा था। जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। हम पहुंच गए सेंट्रल सिख अनाथ आश्रम अमृतसर। वहां पहुंचने की कहानी ये है, सरदार चंचल सिंह थे धर्म प्रचारक, वो जत्थेदार थे, रागी जाग जैसे होते हैं। उन्होंने जाना था अपने जत्थे के साथ बर्मा। घर पे कोई था नहीं जो हमारी देखभाल करता। उन्होंने सोचा कि हमारे लिए अनाथ आश्रम ही ठीक है। 24 अक्टूबर 1907 को सरदार छांगा सिंह और किशन सिंह रागी ने हमें दाखिल करवा दिया। पूरा रिकॉर्ड है अनाथ आश्रम के दाखिल खारिज रजिस्टर में। मेरा नाम दर्ज है शेर सिंह और भाई का साधु सिंह। ये 2 बच्चे आए, रिकॉर्ड है। आप कंफ्यूज ना हो। क्रांतिकारियों के लिए नाम बदलना जरूरी सा हो जाता है कई बार। मेरे नामों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। माँ बाप ने मेरा नाम रखा था शेर सिंह। ऊधम सिंह तो मेरा नाम तब पड़ा जब मैं जिंदगी के 34 साल बिता चुका था। जिस नाम से हम जानते हैं वो ऊधम सिंह की लाइफ के 34वें साल में नाम रखा गया। और उसके बाद वो कितने साल जिए? 6-7 साल। 20 मार्च 1933 को लाहौर से ऊधम सिंह के नाम मैंने पासपोर्ट बनवाया। तभी से ऊधम सिंह मेरा नाम। ये इसलिए किया क्योंकि 1927 में मुझ पर मुकदमा चला गदरी साहित्य और गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में। सजा हुई। मेरे सारे नाम जो नाम थे, फ्रैंक ब्राजील, उदय सिंह, शेर सिंह वगैरह, सब पुलिस रिकॉर्ड में आ चुके थे। मुझे उन देशों का वीजा नहीं दिया जा रहा था जिनमें गदर पार्टी का असर था। अब ये गदर पार्टी से ऊधम सिंह का क्या संबंध है? ये बहुत सारे सवालों का जवाब देते हैं हमें ये बात। क्या बहुत सारी बातें हैं कि क्या ऊधम सिंह, बहुत सारे लोगों में एक परसेप्शन है कि वो बदला लेने के लिए वहां गए इंग्लैंड। 18 साल तक, 20 साल तक इंतजार किया कि 1940 में ये घटना घटी जो उन्होंने ओडवायर को मारा, और 1919 की घटना है ये जलियांवाला, कि वो 20 साल इंतजार करते रहे। क्या वो बदला लेने के लिए गए थे? क्या कोई व्यक्तिगत रंजिश थी या कोई वैचारिक बात थी? उन पे कोई जुनून सवार था या वो कमिटेड थे? ये जो गदर पार्टी, क्योंकि उनको 5 साल की सजा हुई, वो जेल काटी उन्होंने इंडिया के अंदर पहले, ऊधम सिंह ने, तो वो बता रहे बात। बोर तो नहीं हो रहे? मैं अपनी वो बात कर सकता, मतलब बस आप भाषण वाली चलने दें। अच्छा चलो ठीक है। मैं इसलिए कि भाई ये ना हो गए इसमें उलझ कर। चलो अच्छा, जब अनाथ आश्रम में दाखिल हुआ तो मेरा नाम उदय सिंह कर दिया। शेर सिंह से उदय सिंह हो गया। मेरे भाई का नाम भी बदल दिया था, साधु सिंह से मुक्ता सिंह। मेरा एक और नाम है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, यह मैंने खुद ही रखा है। पता है क्या? मोहम्मद सिंह आजाद। मैंने बाजू पर टैटू बनवाया इस नाम का, क्योंकि ये जो है, जब वो पकड़े गए गोली मारने के बाद, आप समझ सकते हैं कि उनकी एक एक चीज की तलाशी ली गई।